हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि जितने भी छोटे मैकेनिक होते हैं वो बड़े मैकेनिक की तुलना उनसे कंपेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कंपेयर कर पाते बड़े मैकेनिक से? क्योंकि छोटे मैकेनिक जो होते हैं ना, उनके पास सुविधा का अभाव होता है। सुविधा का अभाव कैसे होता है कि उन्हें पास सारे सारे प्रकार के उनके पास टूल्स नहीं मिलेंगे, अच्छी जगह का स्पेस नहीं रहता उनके पास एक छोटा मोटा दुकान रहता है गैरेज टाइप का, या बहुत लोग गुमटी में खोल के रखते हैं, बहुत लोग इस तरह सड़क के किनारे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती। जो छोटे मैकेनिक भाई होते हैं ना, उनके पास उतनी पूंजी नहीं होती कि उतना सामान वगैरह रख सके। अगर किसी गाड़ी में कुछ वायरिंग से रिलेटेड कुछ फॉल्ट हुआ, चाहे कोई भी सामान से फॉल्ट हुआ, तो उसके लिए आपको कस्टमर को बोलना होगा या खुद से लाना होगा। अगर वो काम नहीं किया तो वो आपका पैसा फंस जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं, उनके पास ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास पहले नंबर सामान वगैरह अवेलेबल होता है। मान लीजिए सीडीए से करंट नहीं आ रहा, तो सीडीए नया लगा कर देख लिए, नहीं हुआ तो वो रख लिए। काम नहीं किया तो हो सकता है दूसरा कॉइल खराब हो। लेकिन छोटे मैकेनिक लोग तो भाई भाई लोग के पास ऐसा नहीं होता। छोटे मैकेनिक लोग के पास क्या होता है कि उन्हें सारा चीज परचेज करके लाना पड़ता है, और इस कारण उनका पैसा वगैरह भी फंस जाता है। और जितने भी कस्टमर लोग होते हैं ना, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं छोटे मैकेनिक लोगों के पास। मैं अक्सर देखता हूँ जो छोटे मैकेनिक होते हैं ना, उनके पास विश्वास नहीं करते कि आप ये तुम ठीक नहीं लगाए होंगे, डुप्लीकेट सामान लगा दिए होंगे। अब वो कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि वैसा माहौल ही बना हुआ है। और जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर वाले होते हैं, जो अच्छे खासे बड़ा दुकान वगैरह खोल के रखते हैं, वो लोग हमेशा छोटे मैकेनिक लोग की बुराई करते हैं। कोई भी चीज, ये कहाँ लगवा ली, ये गलत सामान लगा दिया, ये नहीं लगाना चाहिए था, इसी यहाँ वायरिंग नहीं काटना चाहिए था। हमेशा मैं देखता हूँ बड़े मैकेनिक वाले भाई जो लोग होते हैं, वो छोटे मैकेनिक लोग की हमेशा बुराई करते रहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो कुछ है नहीं। और जो छोटे मैकेनिक हो, बड़े मैकेनिक लोग के, बड़े सर्विस सेंटर वाले की बुराई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उतना सुविधा नहीं है कि हम उनके टक्कर में होंगे तभी तो हम उनकी बुराई करेंगे। और बड़े सर्विस सेंटर वाले तो भाई जान रहे कि वो तो छोटे मोटे लोग हैं, वो क्या कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं कर लेंगे। और जितने भी कस्टमर लोग हैं ना, कि अगर आप छोटे जगहों पे काम करवा रहे हैं तो 2000-3000 का अगर बिल भी हो गया तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लग गया। और वही काम अगर बड़े सर्विस सेंटर में, बड़े दुकानों में अगर वही काम को 7000-8000 देना पड़े तो नहीं, वो सही काम कर रहा है। ऐसा अभी का सोच है। और जो बड़े सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर थोड़ा चमक धमक ज्यादा होता है ना, थोड़ा बैठने को सुविधा, एसी वगैरह लगा हुआ है, कूलर वगैरह लगा हुआ है, टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो वहां पर सुविधा है। तो कस्टमर लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर अच्छा काम होता होगा यहाँ पर थोड़ा। और बड़े सर्विस सेंटर वालों के पास मैं देखता हूँ कि गाड़ियों के पास उन्हें खड़े खड़े नहीं रहना दिया जाता। बस आप जाके गाड़ी दीजिए, गाड़ी में आपका काम हुआ, ये सामान लगा लगा कि नहीं लगा उससे मतलब नहीं है, आपको इतना बिल हुआ। और छोटे मैकेनिक भाई होते हैं, वहां पर बैठ कर वो बनाते हैं। वो तो लोग पूछते हैं कि वो क्यों, वो किस काम का है, कितना में लाए, कितना में हमको दे रहे हो, पूरा डिटेल पूछ लेते हैं। और मैं देखता हूँ ज्यादातर छोटे मोटे काम ही लोग छोटे मैकेनिक के पास कराते हैं। बड़े काम के लिए वो या तो एजेंसी में भागते हैं या बड़े बड़े सर्विस सेंटर में भागते हैं। लेकिन मैं कस्टमर लोगों को क्या कहूँ, आजकल मेंटेलिटी वही है, अगर बगल में सामान मिल रहा तो वहां नहीं लेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे। मैं कुछ दिन फ्लिपकार्ट में सामान बेचा था, तो बहुत सारा, सबसे ज्यादा हमारे पास बैटरी बिकता था 4LB फ्लिपकार्ट से। कोई भी बुकिंग करता था फ्लिपकार्ट से तो मैं यहाँ से कुरियर करता था। तो मैं बहुत सा अपने आस पास में डिलीवर दिया हूँ। मैं नहीं देता था, कुरियर वाले को देता था, मगर मैं एड्रेस देता था कि ये आप बगल का ही है। हमारे पास जो 900 में मैं दे सकता था उसने उन्हें बैटरी, वो वहां से 1150 में परचेज कर रहे हैं। ये आदमी का सोच है कि वो वहां से ज्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन बगल से नहीं खरीदेंगे, छोटे मोटे दुकानदारों से नहीं खरीदेंगे। बड़ा दुकान में जाकर ज्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन छोटे दुकान से वो लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास छोटे दुकानदारों पर विश्वास ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका भी एक कारण है, वैसा माहौल नहीं होता है छोटे दुकानदार के पास ना, वैसा माहौल नहीं होता है। वो थोड़ा बोलने में भी कतराते हैं,
और बड़े दुकानदार एकदम एक दो रिसेप्शन में बैठा लेंगे, ये आपका ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ये सही से काम नहीं कर रहा, इसे चेंज करना पड़ेगा। वो छोटे दुकानदार नहीं भैया ये चेंज करना पड़ेगा, नहीं चलेगा, देखो ना थोड़ा चलाओ, थोड़ा उसी को रिपेयरिंग करो। छोटे दुकानदार के पास बोल देंगे कि उसी को रिपेयरिंग करो, उसे चला दो, लेकिन वो बड़े दुकानदार के पास नहीं बोलेंगे कि उसके रिपेयरिंग करके चला दो, वो नया लगाना पड़ेगा आपको। वो जो लगा रहे सही है, लेकिन छोटे भाई छोटे मैकेनिक लोग वो जो लगा रहे हैं सो गलत है। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको भी ये पता चल रहा ही होगा कि ऐसा कंपेयर कस्टमर जो है कंपेयर यही करते हैं। वहां पे हम डलाए थे इंजन ऑयल वहां पर डला रहे 400-500 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 300-320 रुपये नहीं दे पाते हैं। और यहाँ अच्छी तरह से इंजन ऑयल चेंज करने बाद चेन वगैरह भी चेक कर लेते हैं, फिल्टर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। वो सब के अमाउंट भी ज़्यादा, लेबर चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी छोटे मैकेनिक भाई हैं वो थोड़ा दुकान पे ध्यान दें, दुकान में थोड़ा उस तरह का फैसिलिटी बढ़ाएं, कस्टमर से बात करने का शैली को बढ़ाएं, कैसे बात करना है। और काम पे तो खैर ध्यान देना ही है, काम सही करना है, काम में कोई वैसा नहीं हथौड़ी वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं करना है, टूल्स का यूज करना है। टूल्स अगर नहीं मिल रहा है तो टूल्स आपका आस पड़ोस में कहीं मिल रहा है, थोड़ा दूर में कहीं मिल रहा है। टूल्स का ज़्यादा दाम वैसे होता नहीं है, कोई भी टूल्स आप लीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 300-350-400, उससे ज़्यादा नहीं तो बाकी तो 100-150 में उपलब्ध हो जाते हैं। कूलर वगैरह आपको 250-300-400 में उपलब्ध हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार में आपको टोटल बाइक का सारा टूल्स मिल जाएगा। और सारा टूल्स यूज करने के बाद कस्टमर के सामने अगर आप खोल रहे हो कुछ, तो आपको लगेगा, कस्टमर को भी लगेगा कि वो टूल्स से खोल रहा है। बहुत जगहों पर मैं देखता हूँ छेनी हथौड़े का यूज ज़्यादा करते हैं, तो छेनी हथौड़े वगैरह का यूज उतना ना करें। और बहुत जगह पर एयर कंप्रेसर मशीन से खोला जाता है नट वगैरह, वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है तो वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन टूल्स आप सही रखें, सारा टूल्स रखें और टूल्स का इस्तेमाल करके ही आप खोलें और काम अच्छा करें। भले ही कस्टमर आपको कुछ भी बोले, चार्ज आप ज़्यादा भी लोगे, अगर काम सही हुआ तो कस्टमर आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन काम छोटे मैकेनिक भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काम अच्छा करें, ताकि आपका कहीं किरकिरी ना हो। किसी दूसरी जगह खुला है तो भाई वो कस्टमर को कन्विंस कर देता है ना। अगर आप दूसरी जगह, आप मैकेनिक भाइयों में देखता हूँ कहीं दूसरी जगह खुलवाएं और वो फिर कहीं दूसरी जगह खुलवाते हैं तो उनकी बुराई कर देते हैं, आपको ये गलत लगा दिया, ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। कस्टमर बोलते हैं मुझे क्या मालूम, मैं तो गाड़ी दे दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो विश्वास करके गाड़ी दे दिया था। लेकिन ग्राहक और मिस्त्री क्या बोला जाए। तो मैं आज का टॉपिक है मेरा यही कि छोटे मैकेनिक भाई काम पे ज्यादा ध्यान दें। और बहुत से छोटा मोटा फॉल्ट होता है ना तो हड़बड़ा जाते हैं, छोटे मैकेनिक लोग ना हड़बड़ा जाते हैं। वो हड़बड़ाना नहीं है, आपको काम पे ही फोकस करना है। फॉल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा फॉल्ट है तभी तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है। फॉल्ट क्यों नहीं मिलेगा बताइए। वायरिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट है तभी तो गाड़ी का वायरिंग में करंट नहीं आ रहा है या हेडलाइट नहीं चल रहा है, फॉल्ट है तभी तो वो प्रॉब्लम है। और आप उसी पे फोकस करोगे तो काम क्यों नहीं होगा बताइए आप। तुरंत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, तुरंत किसी के पास पूछने उछने का कोई जरूरत नहीं है। आप उसी काम पे फोकस करो, आपका काम जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, और आपको उससे सीखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत और सीखने को मिलेगा। मैकेनिक लाइन ऐसा है ना कि आप जितना भी काम करो आप सीखते जाओगे, सीढ़ी दर सीढ़ी सीखते जाओगे। ऐसा कोई भी मैकेनिक ये नहीं कर सकता कि मैं वो पूरा ट्रेंड हूँ, मुझे सारा काम आता है। और जो ये कहता भी है ना वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिक कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता, जो दूसरों की बुराई करते हैं उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता। मैं आपको ये बता देता हूँ, पॉकेट में जो सिक्का रखा हुआ रहता है ना वही आवाज़ करता है, नोट कभी आवाज़ नहीं करता। ये आप ध्यान रखें। आप अपने से मतलब रखें, अपना काम पे ध्यान दें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे कोई लेना देना नहीं।
हाँ आप करवाएं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, देखो नहीं यार हम वहाँ करवाएं, ऐसे कर दिया। देखिए कौन क्या किया, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, आपका गाड़ी में ये फॉल्ट है, ये हम करेंगे, इतना पैसा लगेगा, सीधा साफ बोलिए, सुखी रहिए। तो आज मैं यही, छोटे मैकेनिक लोग के पास बहुत हमारे पास कॉल भी आते हैं कि भैया मेरा ऐसा हो गया, फॉल्ट नहीं मिल रहा है, वैसा हो गया, फॉल्ट नहीं मिल रहा। तो भाई काम पे फोकस करिएगा, काम पे फोकस करिएगा तो आपको फॉल्ट भी मिलेगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। मान लिया जाए कि करंट नहीं आ रहा, स्टार्टिंग करंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम जो की होता है ना की, उसे डायरेक्ट करके देखेंगे। अगर वहां से फॉल्ट नहीं है तो सीधा हम मैग्नेट से चेक करेंगे, मैग्नेट से चेक करेंगे, अगर वहां से करंट आ रहा तो वहां से सीधा हम चेक करेंगे रेगुलेटर में, रेगुलेटर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, इनपुट आ रहा है, इनपुट और आउटपुट समझेंगे तो तभी वायरिंग वगैरह में फॉल्ट नहीं आएगा आपको। इनपुट करंट आ रहा, आउटपुट नहीं जा रहा, तो वो सामान का फॉल्ट है, वो कॉइल खराब है। अगर सीडीआई का इनपुट करंट आ रहा, आउटपुट नहीं जा रहा, तो सीडीआई खराब है। अगर इनपुट भी आ रहा, आउटपुट भी जा रहा, तो उसका आगे का वायर चेक करें, वो कहाँ गया है, वहां पर एसटी कॉइल में गया है, एसटी कॉइल का इनपुट आउटपुट चेक करें। इनपुट और आउटपुट चेक कीजिएगा स्विच में, कॉइल में, आप कभी भी वायरिंग का काम में नहीं फंसिएगा। रही बात इंजन की बॉडी वगैरह की साउंड की, तो वो बाहरी चीज हो गया, इंजन का साउंड वगैरह सुनना है तो बस स्टार्ट कर लेना है गाड़ी, और सबसे पहले ध्यान लगा सुनना कि वो आवाज आ रहा कहाँ से, हेड से आ रहा, ब्लॉक से आ रहा, करेंट से आ रहा, आप अपने आप पकड़ लोगे कि वो आवाज कहाँ से आ रहा। इसके लिए आपको किसी से पूछने का दरकार नहीं है, ठीक है। अगर कोई आवाज आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप, ज्यादातर आवाज क्या करता है इंजन में, मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर आवाज उसका क्रैंक करता है, पिस्टन करता है, और क्लच हाउसिंग वगैरह, जीपीडी पिनियन वगैरह करता है, और कुछ भी नहीं करता है आवाज। रॉकर वगैरह का आवाज आता है, लेकिन वो पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं, बिना इंजन ऑयल के चल जाता है, तो रॉकर वगैरह का आवाज आता है। टाइमिंग चेन वगैरह लिमिट है 25,000, 30,000, 40,000 किलोमीटर लिमिट है, उतना तक वो चलती है, उसके बाद वो लूज होने लगती है। इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइमिंग चेन जल्दी खराब नहीं होगी। टाइमिंग चेन चेक करने के लिए आप उसका ढक्कन खोलकर चेक कर सकते हैं, पेचकस वगैरह लगाकर कि वो लूज है या नहीं, वो माइनर चीज हो गया। टाइफाइड भी आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, टाइफाइड, टाइमिंग चेन, ये तो आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं। रहा बात ब्लॉक का, क्रैंक का, वो आप खोलने के बाद ही चेक कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके साउंड सुन रहे हैं, ध्यान से साउंड सुन रहे हैं, और आपको लग रहा कि इंजन से साउंड है, तो इंजन से क्या साउंड करेगा, क्रैंक साउंड करेगा, क्रैंक का बैरिंग साउंड करेगा, क्लच होजिंग वगैरह साउंड करेगा, और कुछ भी आवाज ही नहीं आएगा उसमें। गियर वगैरह का, अगर गियर छोड़ रहा है तो गियर डॉग वगैरह चेक कीजिए, गियर डॉग वगैरह सही है तो इंजन से फॉल्ट होगा, कोई पिनियन वगैरह गया होगा। गियर का जो पार्ट होता है, गियर का पार्ट अलग हो गया, इंजन का पार्ट अलग हो गया, दोनों पार्ट को क्लच जोड़ता है। अगर गाड़ी नहीं भाग रही है तो क्लच से फॉल्ट है, क्योंकि दोनों को वो जोड़ रहा है। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें अगर आप मैकेनिक है तो इस लाइन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, BS6 गाड़ियां हैं, उसमें बहुत से लोग हड़बड़ा जा रहे हैं। BS6 क्या नया नहीं निकला है, BS6 पहले भी था, ग्लैमर FI वगैरह पहले, FZ FI वगैरह पहले भी चलता था, ऐसा नहीं है अब सबको कंपलसरी कर दिया गया BS6 में कुछ भी चेंजिंग नहीं है सिवाय वायरिंग के। इंजन वगैरह में सारा चीज वही है, सारा चीज आपको वैसे ही काम करना है, बॉडी वगैरह में सारा चीज वैसे ही काम कर रहा है, सिर्फ आपको वायरिंग का सिर्फ उसमें चेंजिंग किया हुआ है। मोटर वगैरह है जो कि पहले भी होता था FI गाड़ियों में, FI ही आ रही है अभी। तो BS6 खोलने में सेल्फ वगैरह आवाज कर रहा है, ये सब खोलने में हिचकिचाए नहीं, आप खोलोगे तभी तो सीखोगे। कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता, सब यही सीखते हैं। सिर्फ आप ये मन में लगा लो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कभी कभी थोड़ा हैवी गाड़ियां आ जाती है, R15 अपाची वगैरह आ जाती है, तो हड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इंजन का कोई काम है। भाई आप काम क्यों नहीं कर पाओगे, सारा इंजन का सारा सिस्टम एक ही होता है, सारा गाड़ियों का कुछ अंतर होता है, आप सारे गाड़ियों को काम कर सकते हो। अगर आप नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप एक मोबाइल रखो, जब आप खोलो तो मोबाइल को रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो और बाद में आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ पर कौन सा पार्ट लगा हुआ था, नट बोल्ट कहाँ लगा हुआ था, वाशर कहाँ का छूट रहा। आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लो, पूरा इंजन ओपन करो, मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लो, टाइमिंग वगैरह चेक कर लो कि टाइमिंग किस जगह पे है, टॉप में वो चेक कर लो, वो सारा चीज रिकॉर्डिंग कर लो। जब आप फिटिंग करो उससे पहले एक बार उसे देख लो,
जहां आपको दिक्कत हो वहां पर फॉरवर्ड करके देख लो। मोबाइल का ज़माना है। और रही बात यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब में जितने भी वीडियो दिखाए जाते हैं वो सब बेसिक नॉलेज है। जितने भी मैं भी वीडियो डालता हूँ, बहुत से यूट्यूबर लोग हैं जो बाइक से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज है, वो सिर्फ आपको बताने के लिए। कोई भी फॉल्ट सीधा साधा किसी को नहीं बताया जाता। अगर कोई फॉल्ट आता है, मैं ये नहीं कहता मैं दूसरों को कर रहा हूँ, मैं भी अगर कोई फॉल्ट आता है पहले हम उससे पूरा चेक कर लेते हैं वो फॉल्ट कहाँ से आता है, उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं कि ये फॉल्ट यहाँ से आया था। अगर कोई गाड़ियाँ आई हमारे पास करंट नहीं है उसमें, चाहे कुछ और फॉल्ट है, तो हम उसका वीडियो डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। पहले हम उसे चेक करते हैं कहाँ से क्या फॉल्ट है, क्योंकि 2 3 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। और जो खाली हैं उनके तो बात छोड़ दीजिए, जो खाली बैठे हुए हैं बना रहे हैं। बहुत लोग तो डेली वीडियो डाल रहे हैं, 2 दिन एक दिन में 2 2 3 3 4 4 वीडियो डाल रहे हैं। और जिनके पास काम है वो तो पॉसिबल नहीं है ना डालना। जैसे बहुत से लोग हमसे कहते रहते हैं कि वीडियो आप नहीं डाल रहे, वीडियो आप नहीं डाल रहे। तो भाई मैं दुकान देखूं या वीडियो डालूं, सबसे पहले मुझे तो दुकान देखना है ना। और मैं कस्टमर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता, क्योंकि कस्टमर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो वो क्या, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, काम मेरा खराब कर देगा। ठीक है, खाली रहता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन कभी 10 दिन हो जाते हैं वीडियो डालने में, लेकिन मैं वीडियो डालता ही हूँ। ठीक है, और मैं सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करता हूँ छोटे मैकेनिक भाइयों को, क्योंकि जब हम काम सीखते थे ना बहुत पहले 2001 या 2 में, तो वहाँ पर जहाँ पर हम काम सीखते थे वहाँ पर 2 स्टॉक की गाड़ियाँ की ही काम होती थी। 2 स्टॉक मतलब वो स्पेशलिस्ट थे राजदूत और यामाहा बोले तो RX 100 वगैरह, उसी के स्पेशलिस्ट थे जिनके पास मैं काम सीखता था। तो उस टाइम तो हीरो होंडा वगैरह 4 स्टॉक गाड़ियाँ उनके पास आती ही नहीं थी। हीरो होंडा नया निकला था उस टाइम, CD 100 और स्प्लेंडर आया था। तो उनका काम वो करते ही नहीं थे, भेस्पा वगैरह का थोड़ा बहुत काम करते थे, पूरा काम भी नहीं करते थे। वो सबसे हमने सीखी काम, और काम सीखते सीखते अभी तो इतना काम, इतना गाड़ियां आ गई ना कि सारा काम सीखना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी आप सारे काम को सीख सकते हो। एक बार काम कर लिया फिर दूसरा बार आप, ये तो हम किए ही थे पिछले बार, फिर तुरंत खुल के काम कर देना है। मैं हमेशा छोटे मैकेनिक भाइयों को कोऑपरेट करता हूँ हर तरह से। रही बात, मैं कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं स्टार्टिंग से कुछ कमेंट पढ़ता ही हूँ। बहुत से भाई लोग को कॉल भी आता है, हमारे पास नंबर सबको देना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सब छोटे मैकेनिक भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी कोई काम करें, आप बड़े मैकेनिक से कम नहीं हो, सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करो। बड़ा मैकेनिक बड़ा बड़ा दुकान खोल के रखा है, 3 4 5 6 7 मैकेनिक, उन लोग से भी गलतियां होती हैं। गलतियां सबसे होती है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, भगवान नहीं हम लोग। तो छोटे मैकेनिक भाई लोग, आप लोग ध्यान से काम करें, सारा टूल्स रखें, और किसी और मैकेनिक भाइयों पर ध्यान ना दे। कोई किसी को बुरा भला कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज। कल मैं कुछ और टॉपिक पे बात करूंगा, तब तक के लिए बाय।